हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट मोमेंट्स के स्मार्ट स्टडीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वोकेशनल एजुकेशन के तहत प्राइस मिक्स रिटेल मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। तो प्राइस मिक्स के बारे में बताने से पहले आप सबसे पहले इसके पहले वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट वही है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। जो 4 पीस 7 पीस के बारे में हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो सेशन में, उसे आप ज़रूर देखें ताकि उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप इस कॉन्सेप्ट में आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले वीडियोस, आने वाले जो भी चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसके सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे प्राइस क्या है। व्हाट इज़ प्राइस एंड प्राइसिंग। प्राइस का अर्थ होता है मूल्य। मूल्य यानी किसी राशि या पैसे का भुगतान किया जाना किसी दिए गए उत्पाद प्राप्त करने के लिए, वही कहलाता है मूल्य। मूल्य का मतलब क्या हो गया? जब हम किसी सामान को खरीदते हैं, है ना, और उसके बदले में जब हम पैसा देते हैं सामान के बदले में, तो वो कहलाता है हमारा मूल्य, उस सामान का जो राशि है। ठीक है, जब कोई राशि दी जाती है, वो उसके भुगतान किया जाता है रिटेलर को कस्टमर के द्वारा, वो कहलाता है हमारा मूल्य। ठीक है, किसी उत्पाद के बदले जो राशि की भुगतान की जाती है वो कहलाता है प्राइस। ठीक है, प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग यानी होता है मूल्य का निर्धारण करना, यानी उस उत्पाद की कितनी मूल्य और कितना में वो बेचा जाना चाहिए, वही कहलाता है प्राइसिंग। ठीक है, मूल्य निर्धारण करना जो खुदरा कीमतों को पूर्व निर्धारित करने का अभ्यास है। ठीक है, जिस पर माल का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें 3 मूल्य क्षेत्र शामिल हैं, तो 3 प्रकार की प्राइसिंग हो गई। ठीक है, तो 3 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? वॉल्यूम प्राइस जोन, प्रमोशनल प्राइस जोन, और तीसरा है प्रेस्टिजियस प्राइस जोन। तो इन तीनों में क्या अंतर है ये जान लेते हैं। ठीक है, इन तीनों में देखो, वॉल्यूम प्राइस जोन मतलब हो गया जब बल्क में कोई सामान बेचा जाता है ना। तो बल्क में ऑब्वियस सी बात है, तो सामान का जो रेट है, आप सिंगल खरीदोगे तो उसका रेट कम पड़ेगा, बल्क में खरीदोगे सिंगल खरीदोगे तो उसका रेट ज़्यादा पड़ेगा, बल्क में खरीदोगे तो वो कम पड़ेगा। तो उसकी प्राइसिंग उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, दूसरा है प्रमोशनल प्राइस जोन। प्रमोशनल प्राइस जोन में क्या होता है, कई बार ऑफर्स निकलते हैं। ठीक है, इसमें इतनी छूट है, इसमें इतनी डिस्काउंट है, वो ऑफर्स के तहत उसमें जो प्राइस है उस जो MRP है उसको कम करके बेचा जाता है। जैसे 10 रुपये की छूट, यानी 10 रुपये की बचत हो रही है, मतलब अगर 29 रुपये का सामान है वो हमें कितने मिल जाएगा? 19 रुपये में। ठीक है, प्रेस्टीज प्राइस जोन। प्रेस्टीज प्राइस जोन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर प्रतिष्ठा का सवाल होता है। ठीक है, मतलब कंपनी अपने ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग जाती है और वो अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है। मतलब उसको जितने में बेचना है उसका एप्रोप्रिएट कीमत ही लगाती है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेस्टीज प्राइस जोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाउ टू सेट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी उत्पाद की प्राइस यानी उसका मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है और स्टेप बाय स्टेप से बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रणाली आती है, सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है सेलेक्टिंग द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, यानी मूल्य निर्धारण का उद्देश्य का चयन करना। आपका मूल्य निर्धारण का उद्देश्य क्या है वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। यानी आपका मूल्य निर्धारण आप कर रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचे, कि किस कस्टमर बेस तक पहुँचे, या किड्स तक पहुँचे, बच्चों के लिए है कि बड़ों के लिए है कि महिलाओं के लिए है। तो ये सारी चीज़ें कैटेगरी आपको क्लियर होनी चाहिए, आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आप जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अपना रहे हो उसमें सबसे पहले उसका उद्देश्य क्लियर हो कि जो प्राइस आप सेट कर रहे हो वो किसको टारगेट करता है। ठीक है, दूसरा है डिटरमाइनिंग द डिमांड। दूसरा स्टेप क्या है? आप डिमांड को देखोगे कि उस मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, जो आप लॉन्च करने जा रहे हो, जो जिसकी प्राइसिंग आप डिसाइड कर रहे हो, उसकी डिमांड कितनी है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको प्राइस थोड़ी बहुत जो है उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तीसरा स्टेप है एस्टिमेटिंग कॉस्ट, यानी अनुमानित लागत। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अनुमानित लागत कितनी हुई, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस उत्पाद को बनाने में लागत कितनी आई है। ठीक है, आप कितने में खरीदे हो, वो सारी चीज़ें उसको आपको ध्यान में रखना होता है कि उसकी अनुमानित लागत कितनी है और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है। ठीक है, स्टेप 4 है एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर कॉस्ट प्राइस ऑफर्स। अपने प्रतियोगी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो दूसरे दुकानदार हैं, जो दूसरे रिटेलर्स हैं, उसके प्राइस और उसके मूल्य, है ना, उसके ऑफर्स को आप उस पर विश्लेषण करें कि वो अगर उस मूल्य में सामान को बेच रहे हैं और उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसकी आप रणनीति बनाएं, उसकी विशेषता क्यों दे रहे हैं, आप थोड़ा सा उसे एनालाइज करें, है ना, उसका विश्लेषण करें, तब जाके आप प्राइस जो है किसी प्रोडक्ट का आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5वां स्टेप है सेलेक्टिंग अ प्राइसिंग मेथड। ठीक है, मतलब आप अपने एक उचित प्राइसिंग मेथड के अनुरूप ही जाए, मतलब कौन सी प्राइसिंग प्रणाली है जिसको आप अपना सकते हैं प्राइस को डिसाइड करने के लिए, उसका मूल्य डिसाइड करने के लिए। वो आपको प्रणाली, वो जो विधि है वो आपको अपनाना होता है। ठीक है, सेलेक्टिंग द फाइनल प्राइस। ठीक है, 6वां है अंतिम मूल्य का चयन करना।
मतलब उसके बाद आप आखिरी में ये सारी चीज़ों का आप विश्लेषण करने के बाद अंत में आप मूल्य को निर्धारित करोगे कि इतना मूल्य उचित मूल्य है जो कस्टमर्स के लिए भी अप्रोप्रिएट है और रिटेलर के लिए भी और सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दाम रख दिए और वो कस्टमर खरीद ही नहीं पा रहा, उसके बजट के बाहर है। तो हर एक प्रोडक्ट की लागत के अनुसार ही उसका मूल्य और डिमांड के अकॉर्डिंग ही मूल्य जो है डिसाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल प्राइसिंग। ठीक है, अब रिटेल प्राइसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों जो है ये प्राइसिंग की जाती है, उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले है संगठन का अधिकतम लाभ उठाना, यानी आपको प्रॉफिट जो है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है और कोई भी कंपनी जो है कमाना चाहेगी डेफिनेटली, इसी कारण जो है प्राइस डिसाइड किया जाता है और उसकी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है। तो मुख्य उद्देश्य है प्राइसिंग का, रिटेल प्राइसिंग का, टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, निवेश पर लक्ष्य वापसी पाने के लिए। ठीक है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, जितनी लागत लगाई है उसके अनुरूप जो है वो उनका इन्वेस्टमेंट वापस आ जाए और उनका जो टारगेट है वो पूरा हो जाए और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाए, मतलब जितनी उन्होंने लागत लगाई है उतना उनको वापस मिल जाए और प्रॉफिट भी हो। तीसरा है उद्देश्य क्या है, लक्ष्य बाजार हिस्सेदारी पाने के लिए, यानी अपना मार्केट बनाने के लिए, अपने बाजार को बनाने के लिए, अपना जो है कस्टमर बेस बनाने के लिए ये मुख्य उद्देश्य उनका रहता है रिटेल प्राइसिंग का। ठीक है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदें। ठीक है, और उसकी क्वालिटी जो है दिन प्रतिदिन इंप्रूवमेंट होती रहे और कस्टमर का फीडबैक हमें अच्छे से मिले। ठीक है, उसके बाद चौथा है प्रतियोगिता को पूरा करने या रोकने के लिए। ठीक है, तो जो भी मार्केट में प्रतिस्पर्धा चल रही है उसको रोकने के लिए और या फिर अपने डिसाइडेड टारगेट को पूरा करने के लिए ये मुख्य उद्देश्य रिटेल प्राइसिंग का होता है। ठीक है, उत्पादों की कीमत को स्थिर करने के लिए। ठीक है, कई बार आप देखोगे कि कीमतें अचानक बढ़ती जाती है, तो उसको स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि एकदम से ना बढ़े कोई चीज़ का दाम। ठीक है, अगर एकदम से बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली कस्टमर के बजट में काफ़ी असर पड़ेगा। तो प्राइस की स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुख्य उद्देश्य रहता है कि प्राइसिंग जो है रिटेल प्राइसिंग वो ज़्यादा ना बढ़े, है ना, उसको स्टेबलाइज रखा जाए। नकदी संग्रह में तेज़ी लाने के लिए, है ना, टू एक्सपर्टाइज द कैश कलेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा कैश में बिक्री हो, इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। उत्पाद लाइन में कमज़ोर वस्तुओं की बिक्री में मदद करता है। ठीक है, जो ऐसे प्रोडक्ट में भी मदद करता है सेलिंग में जो प्रोडक्ट बिकते नहीं है। ठीक है, आपका कोई एक प्रोडक्ट बिक रहा है, अगर उसी कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो डेफिनेटली उसको हेल्प मिलता है दूसरे प्रोडक्ट को कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बिके। ठीक है, तो ये मुख्य उद्देश्य होता है। या उपभोक्ताओं के लिए सस्ती बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, टू मेक इट अफोर्डेबल टू द कस्टमर्स। ठीक है, और ये भी कोशिश की जाती है कि कस्टमर इसको खरीद सके, कोई प्रोडक्ट को जब उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है तो उसको कस्टमर के बजट को आपको ध्यान में रखकर प्राइसिंग डिसाइड करना होता है। तो ये मुख्य उद्देश्य होता है कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में कि कस्टमर के बजट में ये आए, ठीक है, वो खरीद सके। अगर हम बना रहे तो कस्टमर की बना रहे, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सारे लोग खरीद सकें। आज देखोगे मोबाइल के दाम जो हैं बहुत स्टेबलाइज हो गए हैं, आपको सस्ते में मोबाइल मिल जा रहे हैं। 800-900 रुपये से आपको कई लाखों तक मोबाइल रुपये तक बेचे जाते हैं। तो हर एक कस्टमर के लिए जो है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में ये मोबाइल कंपनी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। ठीक है, बाज़ार को स्कीम करना, है ना, मतलब बाज़ार को एक सीमित करना, है ना, बाज़ार को एकदम ज़्यादा फैलाव हुआ नहीं रखना, उसको स्कीम करना ताकि जो है कस्टमर जो है इधर उधर भटके ना। ठीक है, ग्राहकों की वफादारी बनाए रखना, यानी ग्राहक जो है आपसे जुड़े रहें, आपके प्रोडक्ट से जुड़े रहें, ये भी कोशिश करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, कस्टमर्स अगर हमारे पास, कस्टमर इज द किंग बोला जाता है ना, कस्टमर है तो सब कुछ है, कस्टमर नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये कोशिश की जाती है कि कस्टमर के भरोसे को जीता जाए, कस्टमर के भरोसे को बनाकर रखा जाए। ठीक है, तभी जो है इसको काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एलिमेंट ऑफ द प्राइसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला है रिटेल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रिटेल ऑब्जेक्टिव यानी रिटेल का उद्देश्य क्या है, सबसे पहला कि सेल कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है और जितनी लागत लगाई गई है वो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको बोला जाता है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितनी लागत लगाई गई है वो लागत वापस हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये मुख्य उद्देश्य है कि वो वापस मिलना चाहिए, तभी वो सामान बनाएगा ना भाई। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब क्या है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या आ जाता है, टारगेट मार्केट, रिटेल इमेज, रिटेल मिक्स, प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, मतलब हमारा जो उत्पाद है वो किस कस्टमर बेस को टारगेट करता है, बड़ों को करता है, बच्चों को करता है, महिलाओं को करता है या बुजुर्ग को करता है। ठीक है, रिटेल इमेज का मतलब क्या होता है, उस प्रोडक्ट की जो इमेज है वो कैसी है मार्केट में। ठीक है, रिटेल मिक्स का क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें जो है अलग अलग, उस प्रोडक्ट, उस कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, उसकी रेंज कितनी बड़ी है, उसकी प्रोडक्ट लाइन कितनी बड़ी है, प्रोडक्ट विड्थ कितनी बड़ी है, प्रोडक्ट डेप्थ कितनी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब हो गया उसकी जो दाम है, उसका जो मूल्य है वो उचित है कि नहीं है, उसकी लागत से कहीं ज़्यादा तो नहीं है,
या लागत से कम तो नहीं है, या मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से उसकी लागत जो है अप डाउन तो नहीं है। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, इसमें डिपेंड करता है। प्राइसिंग ओरिएंटेशन, प्राइसिंग ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? अब ये प्राइसिंग घटना बढ़ना, ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो गया? अचानक बढ़ जाना, घट जाना, ठीक है। मतलब आसपास के बाज़ारों के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, करंट जो भी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइसिंग का ओरिएंटेशन होना। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है डिमांड। अब डिमांड का तो ऐसा नहीं कोई फिक्स रहता है, डिमांड कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, वो ग्राफ होता है, ठीक है। आज के समय में आप देखोगे कोरोना वायरस के समय डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़्यादा हो गई है, ठीक है, या फिर कई जगह पे कम हो गई, कई प्रोडक्ट की कम हो गई, कई प्रोडक्ट की ज़्यादा हो गई है, ठीक है। कॉस्ट बेस भी होता है, यानी कई बार कीमतें जो हैं बढ़ जाती है अचानक, है ना। कई चीज़ों की कीमतें अचानक बढ़ जाती है, जैसे पेट्रोल हो गया, जिस पे कंट्रोल जो है एक आम कंपनी का नहीं रहता या फिर कोई एक आम इंसान का नहीं रहता, ठीक है। कंपटीशन के कारण भी कई बार प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा होती है कि डेफिनेटली प्राइस को बढ़ाना पड़ जाता है। इंटीग्रेटेड मतलब हो गया एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना, ठीक है। मतलब अगर वो प्राइस बढ़ा रहा है तो मैं भी प्राइस जो है उतना रखूंगा। मतलब एक इंटीग्रेशन, मतलब एक एकता के साथ उस चीज़ को रखना। जैसे आप बोलते हैं, देखते हैं ना बाजार में, आप किसी मार्केट में जाते हैं सब्जी वाले के यहाँ, आप सब्जी पूछते हैं, एक के यहाँ टमाटर अगर 40 रुपये किलो है, ठीक है, तो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो भी 40 रुपये में ही बेचेंगे, अनलेस एंड अनटिल जब तक उनकी ज़रूरत ना हो या उन्हें सब्जी पूरा निकालना हो, तब तक वो सस्ते में नहीं बेचेंगे, तब तक वो पूरा उतने में ही बेचेंगे, अदरवाइज वो उतने में नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो सबका एक इंटीग्रेशन रहता है, सबकी एक एकता रहती है कि वो एक साथ एक प्राइस के साथ ही बेचते हैं सामान को, ठीक है। इसके बाद आता है प्राइसिंग मेथड। प्राइसिंग मेथड में दो प्रकार के प्राइसिंग मेथड हैं, दो प्रकार की जो मुख्य विधि है। दूसरी दो विधि कौन कौन सी है? प्राइसिंग मेथड क्या होता है? मूल्य का निर्धारण करने के लिए जिस विधि को अपनाया जाता है उसे बोला जाता है प्राइसिंग मेथड, यानी मूल्य निर्धारण विधियाँ, जिनमें हम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की गणना करते हैं और विभिन्न कारकों के माध्यम से उत्पाद की बेहतर प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, प्रतियोगिता के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर, जीवन चक्र के आधार पर, ठीक है, और उसकी डिमांड के आधार पर, ठीक है। तो दो प्रकार की प्राइसिंग मेथड आप देख सकते हो। पहला है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड और दूसरा है मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड, ठीक है। इसमें आ जाता है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड में कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड, मार्कअप प्राइसिंग मेथड, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग मेथड। इसके बाद मार्केट ओरिएंटेड में आ जाता है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग, ऑक्शन टाइप प्राइसिंग और डिफरेंशियल प्राइसिंग, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड, कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारी कंपनी, ठीक है, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो बनाने में लागत आई है उसको बेस मानकर, यानी उसको आधार मानकर मूल्य का निर्धारण करती है ना, तो वो कहलाता है कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। क्या कहलाता है? कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। जब कोई कंपनी उस उत्पाद की लागत को आधार बनाकर मूल्य का निर्धारण करती है, वो कहलाता है कॉस्ट बेस प्राइसिंग, ठीक है। उसके अंतर्गत आ जाता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें मैन्युफैक्चर जो उत्पादक है, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जितनी लागत आई है उसको ध्यान में रखता है, साथ साथ कुछ परसेंट ऐड कर देता है एमआरपी में, है ना, कुछ परसेंट जो है उस पर मार्कअप कर देता है, कुछ परसेंट ऐड करके उसको प्राइस को डिसाइड करता है, ठीक है, टू रियलाइज कि उस पर कितने में उसे बेचा जाना चाहिए, ठीक है। द मार्कअप इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द टोटल कॉस्ट, मतलब उसकी लागत जितनी आई है, ठीक है, और उसे कितने में बेचा जा रहा है, उसकी एमआरपी कितनी है, तो वो उसका जो परसेंट हो जाए, उन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वही कहलाता है हमारा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। जैसे एग्जांपल पे लेकर चलते हैं, अगर लागत मूल्य हमारी किसी प्रोडक्ट की है 500 रुपये, ठीक है, और उसमें अगर 25% हम एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़कर प्रॉफिट के साथ जोड़कर हम उसको प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी उस प्रोडक्ट की? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन 500 और कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस, है ना, यानी 25%, 500 का 25% आपका कितना हो गया? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 500 प्लस 125 रुपये, यानी 500 का 25% कितना हो गया? 125, ठीक है। तो 500 प्लस 125 कितना हो गया? 625 रुपये। 625 रुपये उसका मूल्य होगा, ठीक है। तो फर्म जो कंपनी है कितना प्रॉफिट अर्न करी? 125 रुपये। कितना प्रॉफिट हुआ उसका? 125 रुपये। कितना में बेच रहा है वो? 625 रुपये में। कितनी उसकी लागत आई? 500 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग में मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है? मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है? यदि एक चॉकलेट की इकाई लागत, यानी इसको क्या बोलते हैं मार्कअप प्राइस को, या मूल्य निर्धारण विधि लागत मूल्य निर्धारण की भिन्नता है जिसमें मार्कअप का प्रतिशत विक्रय मूल्य पर गणना की जाती है, यानी इसमें कुछ परसेंटेज ऐड किया जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मार्कअप प्राइसिंग। यदि एक चॉकलेट की कीमत हम लगाते हैं, एक चॉकलेट की कीमत जो है 16 रुपये है, कितनी है? 16 रुपये, और उसके निर्माता ने उसकी बिक्री पर 20% मार्कअप अर्जित करना चाहता है ना, अगर उसमें 20% वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है, तो मार्कअप मूल्य होगा, कितना मार्कअप मूल्य होगा? जो इकाई लागत है उसकी लागत कितनी है हमारी? 16 रुपये, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे किससे? बिक्री पर
मतलब एक की बिक्री पर, ठीक है, माइनस वांछित रिटर्न मार्कअप मूल्य, मतलब एक, इसकी क्वांटिटी कितनी रही, एक, यानी 16 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ठीक है, कितना उसमें जो उसमें मार्कअप लगाया जा रहा है 20%, ठीक है, 1 माइनस 20% कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी हमारा जो मार्कअप प्राइस हो जाएगा यहाँ पर 20 रुपये। मैंने इस प्रकार निर्माता एक चॉकलेट के लिए 20 रुपये का शुल्क लेगा, कितना लेगा, 20 रुपये का, यानी उसको 16 रुपया जो है उसका जो लागत मूल्य है, यानी 20 रुपया उसको जो है वो उतने में बेचना होगा। प्रति यूनिट 4 रुपये का लाभ कमाएगा, यानी एक पे 4 रुपये, ठीक है। उसके बाद आता है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग क्या है? इस तरह की मूल्य निर्धारण पद्धति में फर्म ने माल और सेवाओं की बिक्री से आवश्यक रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने के लिए मूल्य निर्धारित किया है। यदि साबुन निर्माता, या आप देखोगे साबुन निर्माता अगर व्यवसाय में 1 लाख रुपए का निवेश किया है, ठीक है, साबुन निर्माता जो है अगर उसने 1 लाख रुपए लगाया है साबुन बनाने के लिए और 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी 20,000 रुपये की उम्मीद करता है, यानी 1 लाख पे 20,000 रुपये कमाना चाहता है, तो लक्ष्य प्रतिफल मूल्य द्वारा दिया जाता है, यानी लक्ष्य वापसी का मूल्य क्या होगा, यानी टारगेट रिटर्न प्राइसिंग क्या होगा यहाँ पर, इकाई लागत कितनी हो गई हमारी, इकाई लागत प्लस वांछित रिटर्न इंटू पूंजी निवेश डिवाइडेड बाय इकाई बिक्री वापसी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो मूल्य क्या हो जाएगा 16, यानी 16 रुपीस उसका, प्लस अब यहाँ पर वांछित रिटर्न कितना हो गया, रिटर्न कितना मिला हमें 20 रुपीस 0.20, ठीक है, इंटू 1 लाख उन्होंने लगाया है साबुन निर्माता ने, ठीक है, और टारगेट डिवाइडेड बाय टारगेट कितना है 5,000 रुपये, 5,000 रिटर्न मूल्य है, ठीक है, तो हमें कितना मूल्य मिल जाता है यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20 रुपये, ठीक है, कितना मिल जाता है 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये ये कमाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड में क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइसिंग मेथड है, और इसमें जो प्रोडक्ट है इसमें डिमांड जो है फिक्स नहीं रहती, डिमांड बढ़ती घटती रहती है। इट रिक्वायर प्राइसिंग प्लानर्स टू एस्टिमेट द वैल्यू कस्टमर्स प्लेस ऑन द प्रोडक्ट एंड सेट द प्राइस अकॉर्डिंगली। इसमें क्या होता है कि इसमें जो योजना बनाई जाती है, जो प्राइस डिसाइड किया जाता है, ठीक है, वो एस्टिमेट वैल्यू जो है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर किया जाता है और कस्टमर के जो है डिमांड के अकॉर्डिंग उसको किया जाता है, ठीक है। व्हेन द सेलिंग प्रोडक्ट्स विद द इलास्टिक डिमांड inaccurate estimation can be undermine the success of the business, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, ठीक है, और डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस को घटाया बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है एस्टिमेट करना मुश्किल हो जाता है कि वो कंपनी कितना कमाएगी, कितना प्रॉफिट कमाएगी, कितना उसे जो है प्रॉफिट होगा और कितना ज़्यादा वो बिजनेस में सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या हो गया, इस पर डिमांड जो है घटते बढ़ते यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइसिंग जो है डिसाइड होता है। तो यहाँ पर ये डिसाइड नहीं होता कि कस्टमर को कितना पे करना है, कस्टमर को कितना दाम पे करना है, ठीक है। तो इसके मुख्य पॉइंट्स कुछ इस प्रकार हैं। व्हाट द ट्रैफिक कैन बेयर मेथड, इस विधि में क्या होता है, इसमें जो अल्प विधि वाले जो है उच्च लाभ उठाते हैं, मतलब थोड़े समय में जो काफ़ी लाभ कमाने के लिए ये मेथड को अपनाया जाता है। इट इज़ वेरी मच यूज बाय द रिटेलर ट्रेडर्स, जो नए जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो कम समय में ज़्यादा लाभ कमाने के लिए इस मेथड को उपयोग करते हैं। इसका उपयोग खुदरा व्यापारी द्वारा बहुत ही किया जाता है। इस विधि से कम समय में ज़्यादा लाभ कमाया जाता है, यानी खरीदार यहाँ पर जो है ज़्यादा रूप में आते हैं और उपभोक्ता को कम समय में सारी चीज़ें मिल जाती है, तो उपभोक्ता ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इसके तरफ, ठीक है। दूसरा है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, इस पद्धति का उद्देश्य उत्पादों की मार्केटिंग के शुरुआती चरण में उच्च कीमतों और उच्च लाभ है, ठीक है, मतलब यहाँ पर कीमतें भी ज़्यादा रहती है और लाभ भी ज़्यादा रहता है। तो समझ लो, अगर कीमतें ज़्यादा है और लाभ ज़्यादा है लेकिन कस्टमर्स तो ज़्यादा नहीं रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर आप कीमतें ज़्यादा रखोगे तो कस्टमर ज़्यादा नहीं होंगे आपके पास, भले आपको लाभ जो है हाई परसेंटेज में मिले। तो यहाँ पर प्राइसिंग, ऐसी स्कीमिंग प्राइसिंग में क्या होता है, यहाँ पर प्राइसिंग को एक ऊंची कीमत पर लगा दिया जाता है, उसकी लागत जो है उसकी कीमत जो है लागत से बहुत ज़्यादा रहती है और उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है, यानी अगर 10 रुपये का सामान 100 रुपये में बिक रहा है तो सोचो कितना का ज़्यादा मार्जिन है, ठीक है। जैसा मेडिसिन में आप देख सकते हैं, मेडिसिन की लागत बहुत कम आती है और उसको बहुत ज़्यादा रेट में बेचा जाता है क्योंकि वो ज़रूरतें हैं लोगों की। यह विधि पहले उदाहरण के उच्च मूल्य के माध्यम से बाजारों को रोकती है और बाद में कम कीमतों के लिए व्यवस्थित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, स्टार्टिंग में बड़े बहुत ज़्यादा रेट में रहेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सैचुरेट हो जाती है ना, कम कीमतें उतर जाती है। ये विशेषकर लग्जरी आइटम जो है, लग्जरी वस्तुएं को के मूल्य निर्धारण में यह विधि बहुत ही उपयोगी है। जैसे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े सामान हम खरीद रहे हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, तो उसमें ये मूल्य स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है, स्कीमिंग प्राइसिंग अपनाई जाती है। यहाँ पर मूल्य को बढ़ा दिया जाता है और उसकी प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाती है, ठीक है। पेनेट्रेशन प्राइसिंग, पेनेट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रवेश मूल्य, जिसको बोलते हैं प्रवेश मूल्य निर्धारण। इस विधि के अंतर्गत कम कीमतों के माध्यम से अधिक
है ना, बाजार में प्रवेश प्राप्त करना यहाँ मुख्य उद्देश्य होता है। यानी यहाँ पर कीमतें कम रहती है और बाजार में घुसना यानी बाजार में एंटर करना कंपनी का मुख्य उद्देश्य होता है कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचे और सामान की जो खपत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदें। उचित मूल्य पर जो है उन्हें बाजार में उतरना होता है। वो अपने प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन वो बाजार में उतरने के लिए डेफिनेटली एक उचित मूल्य निर्धारित कर देंगे जिससे कस्टमर आसानी से खरीद सके उसे। ठीक है, तो ये विधि भी काफ़ी कारगर साबित होती है। अब आते हैं कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर यह मूल्य निर्धारण की एक ऐसी पद्धति है जहां पर प्रतिस्पर्धा के समानता के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। यानी आपके कॉम्पिटिटर्स की कैसे प्राइसिंग रखें किसी प्रोडक्ट की उस पर यह निर्भर करता है। इसमें 3 प्रतियोगिता आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति प्रीमियम मूल्य निर्धारण यानी छूट मूल्य निर्धारण और समानता मूल्य निर्धारण के आधार पर होती है। मतलब यहाँ पर 3 स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है, 3 प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जो कॉम्पिटिशन यानी प्रतिस्पर्धा के आधार पर डिसाइड होती है। तो पहला है प्रीमियम प्राइसिंग। क्या होता है पहला? प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग मूल्य निर्धारण में क्या होता है? इसमें सेलिंग प्राइस यानी बेचने की जो कीमतें हैं वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अंडर दिस मेथड इस पद्धति के तहत बिक्री के लिए पेश किए गए उत्पाद की कीमत बाजार में प्रतिस्पर्धा की कीमत से अधिक है। मतलब बाजार में जो मार्केट रेट चल रहा है, अगर किसी प्रोडक्ट का दाम 10 रुपये है मार्केट में, सभी जगह पे 10 रुपये में बिक रहा है और आप अपना प्रोडक्ट लाके उसे 15 रुपये या 20 रुपये में बेचते हो, अधिक कीमतों पर बेचते हो, तो इसको बोला जाता है प्रीमियम प्राइसिंग यानी हाई सेलिंग प्राइस। ठीक है, दूसरा होता है डिस्काउंट प्राइसिंग। डिस्काउंट प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें इस पद्धति के तहत बिक्री के लिए किए गए उत्पाद की कीमत बाजार में प्रतिस्पर्धा की कीमत से कम होती है। यानी जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है, यानी बाजार में अगर 10 रुपये का सामान बिक रहा है, 10 रुपये में सामान बिक रहा है, अगर आप उस 10 रुपये के सामान के रेट से अगर उसे कम में बेचोगे, ठीक है, मतलब वो सामने वाला अगर वो 10 रुपये में बेच रहा है, अगर आप उसे 8 रुपये में बेचोगे तो ये कहलाता है डिस्काउंट प्राइसिंग। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो आप? 2 रुपये का। ठीक है, मतलब प्रतिस्पर्धा से कम कीमत पर बेचना। तीसरा है पैरिटी प्राइसिंग। पैरिटी प्राइसिंग का मतलब हो गया समानता मूल्य निर्धारण। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है? इस पद्धति के तहत बिक्री के लिए पेश किए गए उत्पाद की कीमत जो है बाजार में प्रतिस्पर्धा द्वारा बेची गई के समान होती है। मतलब यहाँ पर जो है प्राइसिंग जो है सेम होती है। मतलब आप जितना कॉम्पिटिटर आपका बेच रहा है या वो 10 रुपये में बेच रहा है तो आप भी उसे 10 रुपये में ही बेचोगे। तो ये क्या होता है? पैरिटी प्राइसिंग। मतलब जैसा वो जितने में बेच रहा है उतने में ही आप ही बेचने शुरू कर दोगे आप एज अ रिटेलर। ठीक है, तो ये होता है कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। तो बच्चों, ये था प्राइसिंग मिक्स। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन अच्छा लगा है तो आप कॉपी में से नोट कर लें और इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई इसमें कोई पूछना है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और तब तक इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए और पढ़ते रहिए स्मार्ट स्टडी विद द स्मार्ट मोमेंट्स।